हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसिडर्ड। पहला ऑप्शन है सपोर्टिंग एविडेंस, सेकेंड वन इज़ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, थर्ड वन इज़ कंट्रोल डिवाइसेस, फोर्थ वन इज अटेंशन ब्रेकर्स। यानी क्या लिखा है, कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है। समर्थक साक्ष्य, अवांछित सूचना, नियंत्रण उपकरण, ध्यान भंग कर देने वाला। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। यानी कि क्या चीज़, ये आपका जो कक्षागत संप्रेषण है, यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एनालॉजीज़ यूज़ करते हैं, एनालॉजीज़ होती क्या है। तो देखिए, जो एनालॉजीज़ का मतलब होता है एक जैसा, समान या सादृश्यता। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कप रिलेटेड है टी से, उसी तरीके से ग्लास रिलेटेड होगा किससे, तो हो सकता है ऑप्शन में हो वाटर, और मोस्टली हम लोग पानी के लिए यूज़ करते हैं ग्लास। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बात किया जाए तो जैसे कप रिलेटेड है टी से, वैसे ही ग्लास रिलेटेड है वाटर से। तो इसी को बोलते हैं सादृश्यता। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसिडर। तो देखिए, सादृश्यता तो अच्छा है ना, यदि एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम उसी के जैसी सॉल्व करने को अगर आपके पास आ गई, तो आपको आसानी से उस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। किससे? प्रीवियस प्रॉब्लम के पैटर्न से। तो अब बात करें एनालॉजीज, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन उसमें क्या कंसीडर की जाती हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक तरीके का सपोर्टिंग एविडेंस का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमको उससे हेल्प मिल रही है, न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है। सेकंड ऑप्शन है अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रही है। थर्ड वन ऑप्शन है कंट्रोल डिवाइसेस, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ वन ऑप्शन है अटेंशन ब्रेकर्स, यानी ध्यान भंग करने वाला। तो ये तीनों ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसको हम लोग ने बोला सपोर्टिंग डिवाइसेस, वो ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है, समर्थक साक्ष्य। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्पैथी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी। रीजन क्या है, एम्पैथी लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अभिकथन है कि संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका तर्क इसके पीछे क्या है, समानुभूति शिक्षक और छात्रों के बीच की कड़ी है। तो अब ऑप्शंस देखिए क्या है, ए तथा आर, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है, और ए सही नहीं है किंतु आर सही है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एम्पैथी होता क्या है, एम्पैथी यानी समानुभूति होता क्या है। तो एम्पैथी की बात करें तो जो एम्पैथी है, एम्पैथी का मतलब ये होता है समानुभूति, यानी कि जैसा मैं फील कर रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ सेम वैसा ही आप भी फील कर रहे हैं, सेम फीलिंग है ना, अनदर, या आप भी। एम्पैथी क्या है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा ही आप फील कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। यानी कि मुझे किसी बात को लेकर दुख है तो आपको भी उतना ही दुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी, आप उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। यानी दूसरे की समस्या को समझ पाना ही क्या है, एम्पैथी है। इसी तरीके से जब हम क्लासरूम की सिचुएशन की बात करेंगे, तो जब हम संप्रेषण की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है एम्पैथी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी। यानी कि जो संप्रेषक है और जो संप्रेषी है, उसके बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है या नहीं। अब आप खुद से सोचिए कि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच एम्पैथी नहीं होगी, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी के बीच, टीचर या स्टूडेंट के बीच
एम्पैथी नहीं होगी तब तक जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उसका सेम लेवल पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी कि इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि टीचर और स्टूडेंट या फिर कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी के बीच इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के लिए एम्पैथी मस्ट है। ये तो बात समझ में आ रही। यानी इस हिसाब से क्या है कि पहला जो अभिकथन है, जो असर्शन है कि संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। अब देखिए रीज़न भी बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जो एम्पैथी ही है वो ही एक चेन है किसके किसके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटी के बीच। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऑप्शन में जो असर्शन है और रीज़न है दोनों ही सही हैं, और जो ऑप्शन भी दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वही इसका आंसर सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड एडेड लर्निंग, कम्युनिकेटिव कॉल, लैंग्वेज लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिएशन। कह रहा है कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को संप्रेषणात्मक कॉल कहा जाता है, कम्युनिकेटिव कॉल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा, कम्युनिकेटिव कॉल, संप्रेषणात्मक कॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स स्पेशियल कम्युनिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन, स्टैगर्ड कम्युनिकेशन, टेक्टाइल कम्युनिकेशन। देखिए कभी कभी इंग्लिश के जो कुछ एक वर्ड होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, लेकिन जब आप उसी का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको ऑप्शन अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। जैसा स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है स्थानिक संप्रेषण, यथा समय संप्रेषण, बाधित संप्रेषण या स्पर्शनीय संप्रेषण। तो देखिए क्वेश्चन में भी स्पर्श संप्रेषण विज्ञान है और ऑप्शन में भी स्पर्शनीय संप्रेषण है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स टेक्टाइल कम्युनिकेशन। देखिए टेक्टाइल कम्युनिकेशन सुना होगा आप लोगों ने। टेक्टाइल कम्युनिकेशन के बहुत से मेथड हैं, टेडुमा मेथड है और 3D मॉडल मेथड है। इस टाइप के बहुत से मेथड हैं जो कि टेक्टाइल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ, पहला ऑप्शन है सोसाइटी ऑफ रिएक्शनरी ओपिनियंस, सोसाइटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, सोसाइटी ऑफ नेगेटिविटी, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। इसका हिंदी में है मतलब क्या? सोशल मीडिया मंचों से सृजित हुआ है। क्या सृजित हुआ है? प्रतिक्रियात्मक अभिमत का समाज, उपभोग्य चीज़ों का समाज, नकारात्मक समाज या नेटवर्किंग जन्य समाज। देखिए सोशल मीडिया क्या है? हाँ सोशल मीडिया यानी कि मीडिया का मतलब जहाँ पर मीडिया आ गया वहाँ पे आ गया। अब आज के एरा की बात करें तो इंटरनेट, और जहाँ इंटरनेट आ गया वहाँ पर मतलब आ गया नेटवर्क, और जहाँ नेटवर्क हो गया तो वहाँ पर आ गया सोशल नेटवर्क, और सोशल नेटवर्क जहाँ आ गया वहाँ पर हो गया सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जहाँ पर आ गया वहाँ हो गया गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके की जितने भी सोशल साइट्स हैं। यानी अब ऑप्शन पर अगर आप गौर करें तो सोशल मीडिया मंचों से क्या सृजित हुआ है? सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। यानी ये पूरी सोसाइटी एक नेटवर्किंग, एक मकड़ जाल में बंध गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यानी कि सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ डाइस DICE डाइस इज कोडेड एस FLGJ, यानी क्या लिखा है? अगर डाइस को हम लोग क्या लिखते हैं? इफ डाइस कैन बी रिटन एज FLGJ, तो आगे क्या लिखा है कि देन द कोड फॉर बाइट विल बी, यानी कि बाइट के लिए क्या कोड होगा? बाइट के लिए क्या कोड होगा? तो आगे देखिए क्या है, बाइट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि डाइस का कूट FLGJ है तो बाइट का कूट होगा। अब देखिए अगर ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें तो जो डी है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेटर्स की पोजीशन याद होनी चाहिए कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं?
26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक। और उसके बाद एक फार्मूला होता है इजोटी, जो कि जितने भी 5 लेटर्स हैं आपके 5, 10, 15, 20 और 25 प्लेस पर हैं, यानी E5, J10 और O15। तो इस तरीके से अब ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आइए, जो डाइस है, डाइस क्या है, डाइस 4th प्लेस पे है, I9 है, C3 है, E5 है। अब D के बाद F देखिए क्या है, 6 है, L क्या है, 12 पोजीशन है, G क्या है, 7 पोजीशन पे है, J क्या है, 10 पोजीशन पे है। अब देखिए, अब इसको मैच करिए, 4 + 2 यानी 6, और B कितने प्लेस पर है, 2, I है 9, T है 20, E है 5। अब जैसे D E F यानी 4 + 2 6, इसी तरह B C D यानी कि B + 2 D 9 I। अब देखिए I का L, I का क्या है, L है, यानी I की पोजीशन क्या है, 9 है, 9 + 3 12। इसी तरीके से यहाँ पर भी 9 + 3 12 हो जाएगा। अब देखिए C है 3 + 4 7, इसी तरीके से 20 + 4 24, यानी कि अगर C की बात करें तो D E F G, इसी तरीके से T की बात करें तो Q R S T U, D L, हाँ U बाय V। अब उसके बाद अगला क्या है, E के बाद है J, यानी कि 5 + 5 10, इसी तरीके से 5 + 5 10, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो D L, ऑप्शन नंबर आपका है 681, यानी DLXJ। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, T जो T है, T + 20 प्लस, अगर हम C की बात करें तो 9 + C क्या है, 3 + आपका 4 7 है, इसी तरह T यानी 20 + 24 यहाँ पर होगा X, ठीक है, 24 पोजीशन पर X है। अब इस हिसाब से ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन है, DLXJ, जो कि ऑप्शन में है, यानी कि बाइट का कोड क्या होगा, DLXJ, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7, यानी कि अगला पद बताना है सीरीज में आपको। नंबर्स हैं 7, 11, 19, 35, 67, यानी कि 7, 11, 19, 35, 67 नेक्स्ट टर्म बताना है। तो इसके बीच ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 11 और 19 के बीच में 8 का डिफरेंस है, फिर 16 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है। नाउ तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए नंबर के बीच में, जब देखिए जस्ट डबल हो रहा है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, इस तरीके से 32 2 जा 64, यानी अब 67 में हमें क्या ऐड करना होगा, 67 में ऐड करना होगा 64, यानी कि 7 4 11 और 6 6 12 और 1 13, यानी कि 131 यहाँ होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 131 है क्या, जी हाँ 131 ऑप्शन में है, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 131। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज KBJH IM HQGT, KBJH IM, और नेक्स्ट है KBJH IM HQGT, यानी नेक्स्ट टर्म बताना है। अब देखिए यहाँ KJIHG, तो आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर रिवर्स ऑर्डर में चले तो GHI जो पहला टर्म है, फिर J, फिर K, यानी कि ये +1 हो रहा है पहला टर्म, तो इससे पहले का टर्म क्या होगा, यानी F होगा, यानी +1, यानी FGHIJK। अब नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ से क्या है, B है सेकेंड पोजीशन, B के बाद है H, यानी BCDEFG, यानी कि H का है 8, यानी 2 + 6 8, फिर H के बाद है M है 13 पर, 13 पोजीशन पे है। उसके बाद MNOPQ, ये है 17th पोजीशन पे, यानी कि अगर बात करें तो 6 7 13 4 17, उसके बाद 17, यह है 20, 17 3 20। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका क्वेश्चन है, पहला तो टर्म आ गया F, और दूसरा होगा क्या, दूसरा इसके बाद होना चाहिए V, ठीक है,
यानी कि F और V, 17 3 20, 20 के बाद TUV प्लस 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा V। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड ऑप्शन नंबर जो है FV, ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ऐसा शब्द चुनिए जो कि दूसरों से बेमेल है। पहला है कागज़, दूसरा है ऊन, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है जूट। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो जो कागज़ है, जो ऊन है, जो प्लास्टिक है और जूट, इसमें से कौन सा डिफरेंस लग रहा है। देखिए कागज़ क्या है, ये भी पेड़ पौधों से बनता है, पेड़ से बनता है, तो ये नेचुरल मटेरियल हो गया। ऊन भी हमें जानवरों से मिलती है, तो यानी ये भी हमें नेचर से ही मिलता है। जूट भी हमें क्या है, पेड़ पौधों से ही मिलता है, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें नेचर से मिलती हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है ये केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक केमिकल प्रोसेस से हमें प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से ये सबसे अलग ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, कि जो प्लास्टिक है वो बेमेल है। प्लास्टिक क्या है, बेमेल है, यानी कि बेमेल शब्द बताना था, ऑड वन आउट करना था, तो प्लास्टिक ऑड वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि पॉइंटिंग टू अ मैन अभिजीत सेड हिज ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अभिजीत। फादर, सेकेंड वन इज ग्रैंड फादर, थर्ड वन इज अंकल, फोर्थ वन इज ब्रदर इन लॉ। यानी कि किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, यानी अभिजीत किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि उसकी पोती मेरे भाई की अकेली बेटी है, उस आदमी का अभिजीत से क्या संबंध है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, मेल को हम मान लेते हैं पुरुष, फीमेल को मान लेते हैं माइनस, मेल को मान लेते हैं प्लस, फीमेल को मान लेते हैं माइनस। अब मान लीजिए ये अभिजीत है जो कि मेल है, अब वो एक फ़ोटो की ओर जो कि वो भी मेल है उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहता है, यानी ये अभिजीत है, ये इस फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा कि इसकी ग्रैंड डॉटर का मतलब एक पीढ़ी नीचे आ जाइए, यानी कि ये माइनस, ये इसकी ग्रैंड डॉटर है यानी पोती। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि उसकी पोती मेरे भाई की अकेली बेटी है, इसकी पोती मेरे भाई की, यानी किसके भाई की, अभिजीत के भाई की इकलौती बेटी है, वन डॉटर है, ओनली वन डॉटर। तो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि उस आदमी का अभिजीत से क्या संबंध है। किस आदमी का, फोटो वाले आदमी का, ये जो फोटो में आदमी है या जो जिसको वो पॉइंट कर रहा, उसका अभिजीत के साथ क्या संबंध है। अब देखिए जो अभिजीत का भाई है वो फोटो वाला आदमी उसका पिता है, यानी कि ये दोनों भाई भाई हुए, और ये जो ग्रैंड डॉटर है ये अभिजीत की क्या हुई, भतीजी हुई। और जो फोटो जो जिसको पॉइंट कर रहा है अभिजीत, वो इसका क्या होगा, वो उसका फादर होंगे। क्यों, क्योंकि एक बाप के ये दोनों बेटे हो जाएंगे और इस एक की ये बेटी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या है कि वो जो फोटो वाला आदमी है उसका अभिजीत से क्या संबंध है, वो उसका पिता कहलाएगा, पिता होगा। तो इस तरीके से क्या है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो इसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।